हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लिमिटेशंस ऑफ मेल ऑर्डर रिटेलिंग। मेल ऑर्डर रिटेलिंग के डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मेल ऑर्डर रिटेलिंग में जो कस्टमर्स होते हैं और जो सेलर होता है, दोनों का फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं हो पाता है। मेल पब्लिसिटी के थ्रू या एडवर्टीज़मेंट के थ्रू कांटेक्ट किया जाता है। सेलर कांटेक्ट करता है पोटेंशियल बायर्स को, और बायर्स को अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो फिर वो ऑर्डर देता है। लेकिन इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। लिमिटेशंस में कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, फॉर एग्जांपल नो क्रेडिट फैसिलिटी। कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया जाता है। वैसे कस्टमर्स जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है, सो वो इसके थ्रू परचेजिंग कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट या गुड्स को वो लोग ईजिली परचेज कर सकते हैं एडवर्टीज़मेंट या मेल ऑर्डर के थ्रू। लेकिन वैसे कस्टमर्स जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, जिनका इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि आपको कैश में पेमेंट करना होता है। जब भी पोस्टमैन या डिलीवरी जब कस्टमर के डोर तक रीच करता है या पोस्टमैन रीच करता है, तो हैंडओवर करने से पहले वो बोलता है कि आपने पेमेंट करना है, तो कैश पेमेंट उसी समय करना होता है। तो यहाँ पर ये दिक्कत है कि वैसे कस्टमर जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है या इनकम उतना ज़्यादा नहीं है, तो वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं मेल ऑर्डर रिटेलिंग को, या इस बिज़नेस को वो लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। फिर वो लोग वैसे शॉप में विज़िट करते हैं जहाँ पर वो लोग रेगुलरली विज़िट करते हैं और जहाँ से उनका परिचय सेलर के साथ अच्छा होता है, कॉन्टैक्ट अच्छा होता है, और वैसे सेलर्स फिर उनको क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेल ऑर्डर रिटेलिंग में जो वाइड रेंज को कवर करना होता है, बड़े एरिया को कवर करना होता है, अगर रिटेलर हर किसी को देने लगे क्रेडिट फैसिलिटी, तो उसका बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, और कुछ ही समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा उधारी में ही डूब जाएगा। तो इसीलिए वो क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं देता है। कभी कभी इसमें ये होता है कि फ्रॉड होने का चांसेस होता है, क्योंकि कांटेक्ट जो है वो एडवर्टीज़मेंट या मेल पब्लिसिटी के थ्रू हो रहा है, फेस टू फेस तो हो नहीं रहा है, तो इसमें होता है। देन इसमें एक चीज़ और ये है कि डिले है, यानी जब आपने ऑर्डर किया या कस्टमर ने ऑर्डर किया तो एट अ टाइम उसके पास रीच नहीं कर रहा है, कम से कम 2-3 दिन या 1 सप्ताह का टाइम ले रहा है, तो उसके अंदर वो उसके पास पहुंचेगा। लेकिन जिस समय कस्टमर को आवश्यकता होती है वो उस समय तो प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो ये एक डीमेरिट में काउंट होता है ना। क्योंकि जब भी कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट को अगर वो परचेस करता है या कंज्यूम करना चाहता है, तो वो तुरंत करना चाहता है, ज़्यादा डिले या देर नहीं करना चाहता है। इसमें एक चीज़ और है कि इनडायरेक्ट रिलेशन विद कस्टमर्स के साथ जो कांटेक्ट हो रहा है, जो रिलेशनशिप हो रहा है, वो इनडायरेक्ट हो रहा है, फेस टू फेस नहीं हो रहा है। फेस टू फेस वहाँ पर होगा जहाँ पर कस्टमर खुद अपने प्रोडक्ट को नंबर ऑफ सेलर्स को दिखाएगा, और सेलर को अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो सेलर उसे परचेज कर सकता है। वो निर्भर करता है कि कैसे वो उसे कन्विंस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तो क्रेडिट फैसिलिटी का ऑप्शन नहीं है, फिर रिलेशनशिप भी जो हो रहा है वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है। तो ये सारा डीमेरिट्स में लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये था कि वैसे कस्टमर्स जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें हम इलिटरेट बोलते हैं, ओके, जिनके पास उतना एजुकेशन या नॉलेज नहीं है कि वो एडवर्टीज़मेंट को रिप्लाई कर पाए, या मेल पब्लिसिटी के थ्रू जो कांटेक्ट बनाने का प्रयास कर रहा है सेलर, वो उसको रिप्लाई कर पाए। ये केवल वैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाता है, या वैसे कस्टमर इसकी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो ये पढ़े लिखे होते हैं, जिनको पता है कि हमने कैसे ऑर्डर करना है, हमारे पास कैसे पार्सल पहुंचेगा या प्रोडक्ट रीच करेगा, तो वो उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन इलिटरेट कस्टमर्स के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है।
आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ओके, वेंडिंग मशीन क्या है और इसके फीचर्स, एडवांटेज और डीमेरिट्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन का डेफिनेशन क्या है? अ वेंडिंग मशीन इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलिंग। वेंडिंग मशीन भी एक तरीके का फॉर्म ऑफ रिटेलिंग है। यहाँ भी क्या किया जा रहा है? रिटेलिंग किया जा रहा है। यहाँ भी एक रिटेलर है जो रिटेलिंग कर रहा है। ये फॉर्म ऑफ रिटेलिंग है। रिटेलिंग करने का ये एक तरीका है। एक तरीका जो हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा है वो ये है कि सेलर जो है वो खुद कांटेक्ट कर रहा है फेस टू फेस या इनडायरेक्ट, या मेल ऑर्डर जो हम लोगों ने पढ़ा मेल ऑर्डर बिजनेस में, यहाँ भी रिटेलर है, यहाँ भी सेलर है जो अपने कांटेक्ट करता है अपने कस्टमर्स को। जनरल स्टोर्स में भी हम लोगों ने पढ़ा या डिपार्टमेंटल स्टोर में पढ़ा है कि वहाँ भी जो रिटेलर होता है, जो सेलर होता है, वो नंबर ऑफ कस्टमर्स को प्रोडक्ट दिखाता है, वो रिटेलिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मशीन के थ्रू बिजनेस किया जा रहा है, मशीन के थ्रू रिटेलिंग किया जा रहा है, तो ये भी रिटेलिंग में ही काउंट होगा। ये फॉर्म ऑफ रिटेलिंग है इन विच गुड्स आर सोल्ड विद द हेल्प ऑफ स्लॉट मशीन। यहाँ पे जो प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक रीच करवाया जा रहा है, या कस्टमर जिस प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है वो मशीन के थ्रू कर रहा है। मशीन के हेल्प के द्वारा मशीन को ऑपरेट करके कॉइन्स और टोकन्स के थ्रू प्रोडक्ट को सेल आउट किया जा रहा है। ओके, स्लॉट मशीन ऑपरेटेड बाय कॉइन्स और टोकन। स्लॉट मशीन जो है वो ऑपरेट किया जाता है, यानी मशीन्स को ऑपरेट किया जाता है कॉइन्स के थ्रू और टोकन्स के थ्रू। मशीन में अगर पुट करेंगे, जो स्लॉट बना होता है वहाँ पर अगर कॉइन्स का ऑप्शन है तो कॉइन्स को डाला जाएगा, टोकन्स का ऑप्शन है तो टोकन्स को डाला जाएगा। तो टोकन्स और कॉइन्स के थ्रू यहाँ पर रिटेलिंग किया जा रहा है, यहाँ पर बिजनेस किया जा रहा है। तो रिटेलर क्या करता है? मशीन के थ्रू अपने बिजनेस को कैरी करता है। अब यहाँ पे सेल्समैन की आवश्यकता नहीं होगी, एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता नहीं होगी। हर समय कौन अवेलेबल रहेगा? तो मशीन अवेलेबल रहेगा। ओके, दिस मेथड ऑफ रिटेल सेलिंग इज़ वेरी पॉपुलर इन वेस्टर्न कंट्रीज़। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ये फेमस है या पॉपुलर है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में या बहुत सारे जगहों पर हमें वेंडिंग मशीन का जो उपयोग है वो देखने को मिलता है, क्योंकि जो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो थोड़ा सा हाई होता है, इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट है वो हाई होता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इंडिया में जो रिटेलर्स हैं वो वेंडिंग मशीन के थ्रू अपने बिजनेस को कैरी कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस अगर हाई है, लेकिन वो एक समय अगर हमने इंस्टॉल कर दिया तो वो लंबे समय के लिए हमें बिजनेस में हेल्प करेगा, या जिसके थ्रू हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वेस्टर्न कंट्री में वो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन इंडिया में जो इसका चलन है, जो इसको यूज़ करने का एक सिस्टम प्रोग्रेस में आ रहा है, वो भी बहुत स्पीड में हो रहा है। यानी जितने भी रिटेलर हैं वो ये चाहते हैं कि हम लोग भी वेंडिंग मशीन के थ्रू अपने बिजनेस को कैरी करें, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का प्रयास कर सकते हैं। ओके, वेंडिंग मशीन आर यूज्ड फॉर सेलिंग सेवरल प्रोडक्ट। वेंडिंग मशीन के थ्रू जो सेलर होता है या जो रिटेलर होता है वो सेवरल प्रोडक्ट को सेल करता है। किसी एक प्रोडक्ट के लिए इसको इंस्टॉल नहीं किया जाता है, या वेंडिंग मशीन केवल एक दो प्रोडक्ट को डील नहीं करता। आप देखोगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ वो डील कर रहा है, लाइक टी एंड कॉफ़ी है ना। टी एंड कॉफ़ी भी अगर किसी कस्टमर को चाहिए तो कॉइन्स और टोकन्स को यूज़ करके वो टी भी ले सकता है, कॉफ़ी भी ले सकता है। प्लेटफॉर्म टिकट की बात करते हैं तो अगर रेलवे स्टेशन पर आप विज़िट करोगे, या फिर अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ पर भी वेंडिंग मशीन या मशीन का जो यूज़ है वो देखने को मिलता है। अब जो कस्टमर ट्रैवल कर रहा है फिर वो काउंटर पर जाएगा, लाइन लगाएगा, क्यू में रहेगा, फिर जब उसका चांस आएगा तो उसे वो टिकट मिलेगा
उस एम्प्लॉय के द्वारा, लेकिन टाइम सेव भी करता है। अगर हम टिकट परचेस कर रहे हैं या टिकट हम ले रहे हैं मशीन के थ्रू, वहाँ पे क्या करना होता है कि आपने कॉइन्स डालना है, पैसा डालना है या टोकन्स आपने डाल दिया, फिर वहाँ से आपको टिकट भी मिल जाता है। मिल्क, दूध की बात करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स भी अगर आप देखोगे तो वो भी मशीन्स के द्वारा, वेंडिंग मशीन के द्वारा कस्टमर तक रीच करवाया जाता है। कस्टमर आर रिक्वायर्ड टू इंसर्ट नेसेसरी कॉइन्स। कस्टमर को ज़रूरत है कि वो क्या करे, इंसर्ट करे वैसे कॉइन्स जो एक्सेप्ट करता है या वैसे टोकन जो एक्सेप्ट किया जाता है मशीन के द्वारा। हर कॉइन या हर टोकन जो है वो वेंडिंग मशीन के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होता है, या वेंडिंग मशीन हर कॉइन्स और हर टोकन को एक्सेप्ट नहीं करता है। जो उस मशीन में फीड किया जाता है, जो उस मशीन में पहले से फीड कर दिया जाता है, केवल वो उसी को एक्सेप्ट करता है। ओके, उसके अलावा अगर किसी चीज़ को अगर आप इंसर्ट करते हो या इंसर्ट करने का प्रयास करते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। In a slot, press a button whereby the article is released. कॉइन्स और टोकन जो उसकी आवश्यकता होती है उसको इंसर्ट किया जाता है स्लॉट में, प्रेस किया जाता है बटन वेयर बाय द आर्टिकल इज रिलीज। और जो आर्टिकल चाहिए, चाहे टी या कॉफ़ी की बात करते हैं या प्लेटफॉर्म टिकट की बात करते हैं, मिल्क की या सॉफ्ट ड्रिंक की बात करते हैं, तो ये सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली और वो उससे रिलीज्ड हो जाएगा। यानी आप रिक्वायर्ड कॉइन्स या रिक्वायर्ड टोकन्स को जब इंसर्ट करोगे तो एज पर द रिक्वायरमेंट, जितना रिक्वायरमेंट है कस्टमर का या कस्टमर के द्वारा जितना रिक्वायर्ड है उतना आर्टिकल रिलीज कर दिया जाएगा वेंडिंग मशीन के द्वारा। द कॉइन्स और टोकन्स आर पीरियडिकली कलेक्टेड फ्रॉम द मशीन्स। अब बात करते हैं कि रेगुलर जब कॉइन्स और टोकन्स मशीन में इंसर्ट हो रहा है, जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं वो कॉइन्स को या टोकन्स को इंसर्ट कर रहे हैं मशीन के अंदर, तो जो स्पेस है वहाँ पर क्या जमा हो रहा है, कॉइन्स और टोकन्स, है ना। अब उसको क्या किया जाता है, सेलर के द्वारा या रिटेलर के द्वारा उसको निकाला जाता है, कलेक्ट किया जाता है। पीरियडिकली कलेक्टेड फ्रॉम द मशीन, मशीन से उसे कलेक्ट किया जाता है। आर्टिकल्स आर पुट एज इज नीडेड। फिर आर्टिकल्स की अगर हम लोग बात करते हैं या वैसे प्रोडक्ट जो उस मशीन के द्वारा कस्टमर तक रीच करवाया जाता है, या हम चाय की बात करते हैं, कॉफ़ी की बात करते हैं, टिकट्स, मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो जितनी सारी चीज़ें हैं जो मशीन के द्वारा कस्टमर तक रीच करवाया जा रहा है, तो वैसे अगर आर्टिकल्स की अगर आवश्यकता है तो मशीन में पुट किया जाता है। जब तक सेलर या रिटेलर जो है उतना प्रोडक्ट या आर्टिकल मशीन में पुट नहीं करेगा तो कस्टमर तक वो कैसे रीच कर पाएगा, या कस्टमर उस मशीन को यूज़ कर रहे हैं या उसके थ्रू वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो जब तक वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उस मशीन में होगा नहीं, वो सेलर के द्वारा पुट नहीं किया जाएगा, तो कितना भी आप कॉइन्स को इंसर्ट कर दो या टोकन्स को इंसर्ट कर दो, वो प्रोडक्ट कैसे बाहर आएगा। वो प्रोडक्ट तभी आएगा जब उस समय वो प्रोडक्ट उस मशीन में अवेलेबल होगा। ओके, नेक्स्ट, अ वेंडिंग मशीन आर वाइडली यूज्ड एज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसे हम एटीएम बोलते हैं। एटीएम भी क्या है, एक वेंडिंग मशीन है जिसमें से क्या निकलता है, पैसा यानी मनी निकलता है इन बैंकिंग सर्विसेज। ये किस में हेल्प करता है, बैंकिंग सर्विसेज में हेल्प करता है। अब अगर एक कस्टमर है और उसे बैंक से पैसा विड्रॉ करना है तो उसे बैंक जाना पड़ेगा, पासबुक लेके जाएगा, फिर वहाँ पे जो विड्रॉल स्लिप होगा वो उसे फिलअप करेगा, बैंक में लाइन लगना पड़ेगा, बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, तो एक अलग से टाइम उसे निकालना पड़ेगा और कुछ समय देने के बाद फिर उसके हाथ में उसका पैसा आएगा, या उसे पैसा डिपॉजिट भी करना है तो उसे बैंक जाना पड़ेगा। तो ये टाइम टेकन है, कस्टमर्स को अपने दूसरे कामों को पेंडिंग करना पड़ेगा, दूसरे कामों को छोड़ना पड़ेगा, तब वो बैंक में जा कर के उस प्रोडक्ट को या उस चीज़ को वो निकाल पाएगा। या अब जो पैसा की बात करते हैं, बैंक में जाकर क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो मशीन के थ्रू अगर वो चीज़ संभव है
पॉसिबल है तो नंबर ऑफ कस्टमर्स को या जो जिनका अकाउंट बैंक में है वो विड्रॉ या डिपॉजिट करना चाहते हैं तो एटीएम के माध्यम से वो कर सकते हैं। ओके, पहले एटीएम जब आया था तो केवल विड्रॉ का ऑप्शन था, अब डिपॉजिट का भी ऑप्शन है, पासबुक को भी अपडेट कर सकते हैं। तो डे बाय डे देखोगे आप कि जितना इन्हेंसमेंट टेक्नोलॉजी में हो रहा है, जितना ग्रो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, उतना ही वो हमारे लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। केवल एटीएम से पहले विड्रॉ हो पाता था, आज के समय पर डिपॉजिट भी होता है और पासबुक भी अपडेट होता है, यानी नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ हमें डे बाय डे मिल रही हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का ही देन है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देन है। तो इससे एक चीज़ ये तो है कि जितने भी कस्टमर्स हैं जो उनका लाइफ है वो उसे स्मूथ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे हर एक कस्टमर की लाइफ को हम कंफर्ट जोन दे पाए या कैसे उन्हें नंबर ऑफ फैसिलिटी दे पाए, ये वेंडिंग मशीन के थ्रू संभव हो पा रहा है। कस्टमर्स को अगर पैसे की आवश्यकता है तो वो अब बैंक नहीं जाएगा, वो एटीएम मशीन के पास जाएगा, एटीएम जाएगा और वहाँ से वो कहीं भी हो, ज़रूरी नहीं कि उसे उस पर्टिकुलर बैंक में ही जाना पड़ेगा। अब अगर जिस बैंक में अगर उसका खाता है या अकाउंट है तो जब तक वो वहाँ विज़िट नहीं करेगा या कैश काउंटर में नहीं जाएगा तो उसे वो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जब से एटीएम आया है, अब एटीएम कहीं भी हो वो एटीएम में विज़िट करेगा, वो किसी एरिया में भी बिलोंग कर रहा हो, ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर एक ही एरिया में एटीएम अवेलेबल है। अगर हम एक सिटी की बात करते तो एक सिटी में भी बहुत सारे प्लेसेस पर एटीएम अवेलेबल होता है जहां से नंबर ऑफ कंज्यूमर जो है अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं विड्रॉ करके, है ना। तो बैंकिंग सर्विसेज के द्वारा ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया जा रहा है अपने कस्टमर्स को, ताकि बैंक में ज़्यादा भीड़ ना लगे, बैंक भी अपना दूसरा काम आराम से कर पाए। ये कस्टमर के लिए भी फ़ायदेमंद है एज वेल एज बैंकर्स के लिए, जो बैंक में काम करते हैं वो उनको भी सुविधा यानी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज फीचर्स, विशेषताएं। अब हम लोग फीचर्स की बात करते हैं कि वेंडिंग मशीन के फीचर्स क्या है। सेल्फ सर्विस सिस्टम, इसमें क्या है, सेल्फ सर्विस सिस्टम है। जो बैंक है वो बैंक होल्डर जो है वो खुद एटीएम में जाएगा और वहाँ से वो अपने पैसे को विड्रॉ कर सकता है। वहाँ पर कोई और बैंकर नहीं होगा या कोई और व्यक्ति नहीं होगा जो उसको वो पैसा देने में हेल्प करेगा। ओके, वेंडिंग मशीन डू नॉट रिक्वायर सेल्समैन। वेंडिंग मशीन को रिक्वायर नहीं है किसी भी सेल्समैन की या एम्प्लॉयज़ की। इट रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये क्या कर देता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। अगर हम लोगों ने जितना पहले रिटेलर्स के बारे में पढ़ा है या रिटेलिंग स्टोर्स के बारे में पढ़ा है, सारे ही स्टोर्स को ऑपरेट करने के लिए सेल्समैन या एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होती है। विदाउट एम्प्लॉयज़ या सेल्समैन कोई भी सेलर या रिटेलर अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर नहीं बेच सकता है। अगर उसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सेल आउट करना है या डील करना है तो उतना ही उसे एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर उसका एक शॉप है तो उस शॉप में अगर वो एक पर्टिकुलर ब्रांड को डील कर रहा है या प्रोडक्ट को डील कर रहा है तो एक ऑनर होगा उस शॉप का और कम से कम 1 से 4 एम्प्लॉयज़ उसके पास होंगे जो हर कस्टमर को क्या करेंगे, डील करेंगे। तो 4 एम्प्लॉय होगा तभी तो वो डील कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर सेल्समैन या एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वेंडिंग मशीन को इसकी आवश्यकता नहीं होती है और जो कस्टमर वहाँ पर विज़िट करते हैं उन्हें पता होता है कि हमने कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, सारी चीज़ें उसमें फीडेड होती हैं, वो ईज़िली ऑपरेट कर सकता है। नंबर 2 वी हैव इज़ नीड ऑफ कॉइन्स एंड टोकन्स। इसको ऑपरेट करने के लिए या इसको ईज़िली चलाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है,
तो कॉइन्स की और टोकन्स की आवश्यकता होती है। पहले देखोगे आप किसको, सेल्समैन और एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर वेंडिंग मशीन को ईजिली चलाना है तो हमें एम्प्लॉयज़ या सेल्समैन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किस चीज़ की ज़रूरत है, कॉइन्स की और टोकन्स की आवश्यकता है। अगर आप किसी भी स्टोर में विज़िट करोगे तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए उस स्टोर का, तो वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ या सेल्समैन होंगे आप उनको बोलोगे, या कस्टमर अगर वहाँ पर विज़िट करता है तो कस्टमर सेल्समैन को बोलेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या जो वहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहा है उसे वो बोलेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो उस प्रोडक्ट को वहाँ पर कस्टमर के हिसाब से दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर तो वैसे लोग हैं नहीं, सेल्समैन अवेलेबल नहीं है या एम्प्लॉयज़ अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये कैसे ऑपरेट होगा, तो ये ऑपरेट होगा कॉइन्स और टोकन्स के थ्रू। तो इन दोनों की आवश्यकता है। वेंडिंग मशीन रिक्वायर्स कॉइन्स और टोकन्स टू ऑपरेट द मशीन। मशीन को ऑपरेट करने के लिए, मशीन को अच्छे से कार्य कराने के लिए, या कार्य मशीन अच्छे से कर पाए अपना काम, उसको ज़रूरत है कॉइन्स और टोकन्स की। तो कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर एक चीज़ को परचेस कर सकता है, लेकिन उसको इंसर्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलर कॉइन या टोकन जो उस मशीन के द्वारा एक्सेप्टेबल है, या वो मशीन उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। हर टोकन या हर कॉइन्स को मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो उस चीज़ में फीडेड होगा वही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, 24/7 शॉपिंग। वेंडिंग मशीन्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एनी टाइम शॉपिंग। वेंडिंग मशीन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम या टाइम बाउंडेशन के थ्रू नहीं चलता है। अगर आप किसी एक शॉप में विज़िट करते हो, मान लेते हैं कि ये रेसिडेंशियल एरिया है, तो रेसिडेंशियल एरिया में जो जनरल स्टोर है, या इस एरिया में जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर भी रन हो रहा है, जनरल स्टोर्स भी रन हो रहे हैं। तो ये दोनों अगर रन हो रहे हैं तो एक टाइम है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सुबह 9 AM टू रात के 9 PM, ठीक है। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम रात के 9 बजे तक चल रहा है, बाकी का टाइम तो ये सर्विस नहीं दे रहा है। अगर डिपार्टमेंटल स्टोर की भी बात करते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के मान लेते हैं कि 9 बजे तक ही ये कार्य कर रहा है, काम कर रहा है। इसके बाद तो वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग वेंडिंग मशीन की बात करते हैं तो वेंडिंग मशीन जो है वो 24/7 आवर क्या कर रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। किसे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो कस्टमर्स को कर रहा है। 24/7 आवर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब किसी भी कस्टमर को जब भी रिक्वायरमेंट होगा किसी भी प्रोडक्ट का, वो ईजिली उस चीज़ को कैरी कर सकता है या परचेस कर सकता है जैसा उसका रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर देखा जाता है कि कस्टमर को कैसे हम प्रोवाइड करवा सकते हैं नंबर ऑफ फैसिलिटी। तो वेंडिंग मशीन कोई भी टाइम का बाउंडेशन उस पर नहीं होता है, वो फ्री होता है। लेकिन एक चीज़ उसमें ये होना है कि हर समय वो आर्टिकल या प्रोडक्ट उस मशीन में अवेलेबल हो, वो मशीन अच्छे से कार्य करे, यानी वो अपना काम अच्छे से कर पाए। ये चीज़ इंश्योर करना वो रिटेलर का काम है, क्योंकि जब हम एनी टाइम अवेलेबल है वो मशीन हमारे लिए या कस्टमर के लिए, तो कस्टमर हर समय वहाँ पर विज़िट कर रहा है। तो जब वो हर समय ऑपरेट हो रहा है तो वो ढंग से हो रहा है या नहीं, अच्छे से हो रहा नहीं, तो टाइम टू टाइम चेक करने की भी आवश्यकता है। नेक्स्ट वी हैव इज एडवांटेज, मेरिट्स पॉइंट्स। नंबर 1, फास्ट सर्विसेज। दीज मशीन्स प्रोवाइड क्विक सर्विस टू द कस्टमर। ऐसी मशीनें सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं नंबर ऑफ कस्टमर को क्विक सर्विसेज, यानी जल्द से जल्द। अगर एक कस्टमर जो है वो बैंक में जाता है पैसा विड्रॉ करने के लिए, तो उसे लाइन लगना पड़ेगा,
घर से निकल करके बैंक जाना पड़ेगा, लाइन लगना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, तब जब उसका नंबर आएगा तो उसे पैसा मिलेगा। यानी वहाँ पर एक एम्प्लॉय बैठा हुआ है, वहाँ पर एक कैशियर बैठा हुआ है जो काम कर रहा है, तो वहाँ पर काम होने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, यानी टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। अगर वो एटीएम जाएगा तो एटीएम में कार्ड के थ्रू वो पैसा विड्रॉ कर सकता है, तो वहाँ पे जितना वो टाइम देगा उससे कम समय में वो एटीएम के थ्रू पैसा विड्रॉ कर सकता है। तो वेंडिंग मशीन का एक पर्पस ये भी है कि वो नंबर ऑफ कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, और वो सर्विसेज होती हैं क्विक सर्विस, यानी बहुत जल्द कस्टमर जो है अपने रिक्वायरमेंट को कम से कम समय में पूरा कर सकता है, या कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सकता है। तो वेंडिंग मशीन का जो सर्विस है वो क्विक सर्विस में काउंट होता है, क्योंकि कस्टमर जब भी विजिट करेगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर टोकन या कॉइन्स को पुट करेगा या कार्ड को इंसर्ट करेगा और अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, सेल्फ सर्विसेज। There is no need of salesman and customer develop the habit of self habit। देखो, जब भी वेंडिंग मशीन की बात होती है तो हम लोगों ने ये जान लिया है अब कि वेंडिंग मशीन जो है उसको ऑपरेट करने के लिए किसी भी सेल्समैन या एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता नहीं होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो कॉइन्स और टोकन्स की आवश्यकता होती है, नीड होता है। तो जब कॉइन्स और टोकन्स के थ्रू कर रहे हैं तो कॉइन्स और टोकन कौन इंसर्ट करेगा? सेल्समैन तो आकर के नहीं करेगा, एम्प्लॉय तो आकर के नहीं करेगा, कौन करेगा? कस्टमर्स करेंगे। जितने कस्टमर्स उस वेंडिंग मशीन के पास जा रहे हैं आर्टिकल के साथ डील करने के लिए या प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, तो उन कस्टमर्स को डेवलप कर दिया जाता है, या उनकी हैबिट को डेवलप कर दिया जाता है कि वो सेल्फ हैबिट को कैसे डेवलप कर पाए, यानी खुद जाए, कॉइन को इंसर्ट करे, टोकन्स को इंसर्ट करे और अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए। ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा कि जो रिटेलर है, जो सेलर है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता तब होगी जब हम जनरल स्टोर चला रहे हैं और हमारा रेसिडेंशियल एरिया में बहुत ज़्यादा कस्टमर है, डिपार्टमेंटल स्टोर हम रन कर रहे हैं, यहाँ भी हमें सेल्समैन की आवश्यकता होगी क्योंकि ये सेंट्रल प्लेस पर लोकेटेड है। और जब सेंट्रल प्लेस पर लोकेटेड है तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा रीच करेंगे, हर कस्टमर के लिए ये एरिया कन्वीनियंस होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ या सेल्समैन की ज़्यादा आवश्यकता होगी। लेकिन वेंडिंग मशीन में कस्टमर को पता है कि हमने क्या करना है, मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कौन सा कार्ड इंसर्ट किया जाता है, सारी चीज़ें उसको पहले से पता होती हैं, या वो धीरे धीरे वो हैबिट डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, मोर सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर। कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। कस्टमर आर मोर सेटिस्फाई अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी और क्वांटिटी। कस्टमर जितना भी पैसा खर्च करता है वो ये इंश्योर करने का प्रयास करता है कि जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर को क्या सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। कस्टमर तभी सेटिस्फाई हो पाएगा जब उसे प्रोडक्ट के द्वारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल पाए, या जितना वेट उसने मांगा, यानी जितना क्वांटिटी का डिमांड उसने किया है एटलीस्ट उतना क्वांटिटी होना चाहिए। अब सेल्समैन है या एम्प्लॉयज़ है तो हो सकता है कि क्वांटिटी में थोड़ा वो कमी कर दे, यानी वेट करने के समय पर, तौलने के समय पर वो क्वांटिटी में कमी कर दे, कम कर दे। लेकिन क्या मशीन ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मशीन में सारी चीज़ें पहले से फीड होती है, सारी चीज़ें पहले से इंसर्ट होती है, फीडेड होती हैं, तो क्वालिटी में भी वो गड़बड़ नहीं करेगा और क्वांटिटी में भी गड़बड़ वो नहीं करेगा। और कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने का चांसेस है, और कस्टमर इंश्योर भी होगा, श्योर भी होगा कि हमारे साथ क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई भी धोखा या फ्रॉड नहीं किया जा रहा है। लास्ट पॉइंट वी हैव इज़ एनी टाइम शॉपिंग। कस्टमर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो कभी भी
किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड करे उस वेंडिंग मशीन के द्वारा उसको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, चाहे वो टी, कॉफ़ी, टिकट्स, मिल्क या सॉफ्ट ड्रिंक या अदर सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। द वेंडिंग मशीन प्रोवाइड द फैसिलिटी शॉपिंग एट ऑल मेजर लोकेशन। एनी टाइम शॉपिंग है और मेजर लोकेशन पे ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी जाती है। यानी जो मेजर लोकेशन है जहाँ पर कस्टमर का आना जाना ज़्यादा लगा होता है, जहाँ पर कस्टमर का रश बहुत ज़्यादा होता है, तो वैसे प्लेसेस पर वेंडिंग मशीन अवेलेबल होता है और कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट को ईज़िली पूरा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन डिस्कस किया, फीचर्स एंड एडवांटेजेस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ वेंडिंग मशीन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके।